कारण हमने जान लिए और कारणों को जानने के बाद इसके तहत हमने ये भी जाना कि आखिर जब विभाजन के कारण थे तो विभाजन होने के रास्ते में क्या बाधाएं थीं, ये भी हमने देख लिया। विभाजन होना उतना सरल नहीं था। विभाजन की अपनी बहुत गहरी समस्याएं थीं और वो 4-5 समस्याओं का भी हमने जिक्र कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग तो विभाजन पे अड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भी मुस्लिम लीग को और उन मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी अपना पूरा समर्थन दे रही थी, क्योंकि अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत जैसा एक विशाल देश नक्शे में आए। वे कतई नहीं चाहते थे कि भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में रहे। वे तो हमेशा ये चाहते थे कि दोनों समुदाय के बीच में किसी न किसी तरीके से झगड़ा होता रहे और भारत एक हस्ती के रूप में, एक ताकत के रूप में उभरने से वंचित रहे। इसलिए उनका सतत रूप से प्रयास था लीग को मदद करना। लेकिन विभाजन तो होना था, समस्याएं कितनी भी हों उसके रास्ते निकाले ही जाएंगे। उसी के तहत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो हमारा अगला जो विषय है वह है विभाजन की प्रक्रिया। भारत के विभाजन को कैसे वास्तविकता में बदला गया। यदि हम विभाजन की बात करें तो 1940 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत एक लैंडमार्क घटना थी। उसके पहले 1909 में आरक्षण की नीति को प्रतिपादित करना सांप्रदायिक आधार पर, वो भी ये एक उसके पहले की घटना थी। और उससे भी पूर्व में यदि जाएं तो 1970 के आसपास अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिमों को शह देना शुरू किया, वहाँ से हम विभाजन की बात देखते हैं, विभाजन की पृष्ठभूमि देखते हैं। इस सब के होने के दौर में अंग्रेज़ों ने एक माउंटबेटन प्लान प्रस्तावित किया, एक योजना प्रस्तावित की जिसका नाम है माउंटबेटन प्लान। तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल जो थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके नाम से प्लान था। और उस प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत 14 अगस्त की रात, मध्य रात्रि, भारत और पाकिस्तान विभाजित हो जाएंगे। भारत के जो लोग थे, भारतीय लोग, उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद या साम्राज्यवाद के प्रति एकजुट होकर आंदोलन करने का उन्होंने तीव्र निर्णय लिया था। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ जिस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन प्रबल से प्रबलतर और फिर प्रबलतम होते जा रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रयास इस बार सफल होगा। सन 1857 की यदि हम बात करें, जब क्रांति हुई, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह विशाल रूप में हुआ और जिसमें जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया, 1857 का गदर, ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफत में ये घटना जो हुई थी, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर, एक मुस्लिम, ने किया था। उसे इस गदर का नेतृत्व दिया गया था भारतीय जनता के द्वारा, जो स्वयं में एक मुस्लिम था। तो ये जो घटना थी, ये हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक थी, उसकी जीवंत गाथा थी। गांधी ने भी सन 1938 में कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता का आजीवन कार्य करता हूँ, यानी मेरा अंत तक यही प्रयास रहेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। पर इसके बावजूद घटनाक्रम कुछ और मोड़ लेता है। 1857 की गदर, 1857 की क्रांति
कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो उदाहरण था वो एक तरीके से 1920-30 आते आते भुला दिया जाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से हिंदू और मुस्लिम नेतृत्व एक दूसरे से कट चुका था। हिंदू मुस्लिम एकता अब एक तरीके से मृग तृष्णा बन गई थी। मृग तृष्णा मतलब क्या होता है? मृग तृष्णा मतलब हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए, मृग यानी हिरण, तृष्णा यानी प्यास, हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए जब दौड़ता है, जाता है, तो दूरी पर सूरज के रेडिएशन के कारण एक भ्रम पैदा होता है कि पानी है। आपने भी ये महसूस किया होगा, खासकर गर्मियों के समय में सड़क पर आप देखें या रेगिस्तान में देखें तो कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पानी का भंडार है, पानी का पौंड है, पानी इकट्ठा हुआ है। और आप यदि प्यास लग रही तो आप उधर जाते हैं और जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अरे पौंड तो यहाँ है नहीं, बल्कि वो और आगे है, और आप चलते चले जाते हैं पानी के खोज में और पानी रहता नहीं। तो यही मृग तृष्णा की तरह हिंदू मुस्लिम एकता भी बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं अब एक होंगे, अब प्रयास सफल होगा, गांधी जी का उपवास अब कुछ सुनिश्चित करेगा कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत प्रतिपादित जो किया गया था लीग के द्वारा वह सफल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 1940 में लीग ने जो लाहौर अधिवेशन किया था उसमें मैंने बताया द्विराष्ट्र सिद्धांत को पहली बार आधिकारिक स्तर पर प्रस्तावित किया, पृथक राष्ट्र की मांग कर दी, क्योंकि मुस्लिम लीग के अनुसार हिंदू मुस्लिम अलग राष्ट्र थे, एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा उनका निष्कर्ष था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विभाजन के पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक तरीके से आंदोलन की गतिविधियों ने अविश्वास भी पैदा कर दिया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की स्वयं की नीति, तुष्टीकरण की नीति, विभाजन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी, उसी बात को यहाँ पर दूसरे रूप में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मुस्लिमों को ऐसा महसूस हुआ कि वे यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में उनके लिए रहना दूभर होगा, और अंग्रेज तो वहाँ मुस्लिम लीग की इन भावनाओं को भड़काने के लिए सदैव तत्पर थे ही। तो राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ गतिविधियों ने अविश्वास पैदा कर दिया था। हिंदुओं का एक तबका समझने लगा कि मुसलमान बाहर से आके भारत में शासन करते रहे और हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे। तो एक और जहां मुस्लिम लीग या मुसलमानों के मन में कुछ कड़वाहट थी, हिंदुओं की कड़वाहट को भी तथाकथित कट्टरपंथी लोगों ने हवा दी, और इस प्रकार अविश्वास की जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। मुस्लिमों के द्वारा 400-500 वर्षों तक शासन किया जाना वो हिंदुओं को नागवार गुजरा, और हिंदुओं का मानना था, कुछ ही हिंदुओं का, कि इस काल में हिंदुओं पर बड़े अत्याचार किए हैं, और इसीलिए मुसलमानों के मन में भय था कि हिंदू लोग यदि शासन में आते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, तो वे हम पर बदले की भावना से कार्य करेंगे। मुसलमानों को भय हो गया कि यदि भारत स्वतंत्र हुआ और शासन हिंदुओं के हाथ में गया, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे, तो मुसलमानों से बदला ले लेंगे। और इस प्रकार मुसलमानों के मन में ये भावना बहुत गहरी बैठ गई थी कि एक राष्ट्र में शांति से हम हिंदुओं के मातहत नहीं रह सकते। विभाजन के प्रक्रिया की बात करते हुए
ये बताना जरूरी है कि विभाजन की प्रक्रिया में दोनों धर्मों के बीच जो विपरीत मानसिकता गहरी पैठ गई थी, दोनों दलों के दिलों में, दोनों पक्षों के दिलों में जो रंजिश और अविश्वास की भावना पैठ गई थी, इसने बहुत एक तरीके से जहर का काम किया। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय से यदि हम बात करें तो प्रारंभ से ही उसने सुनिश्चित किया था कि भारतीय राष्ट्र के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना को हम प्रचारित करेंगे, राष्ट्रवाद की भावना को हम विस्तार देंगे और भारतीय राष्ट्र यानी एक देश की भावना को हम प्रतिपादित करते हैं। लेकिन अंग्रेज कोई चुप थोड़ी रहते। अंग्रेज तो सदैव ये मौका देख रहे थे कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका शासन इस भौगोलिक क्षेत्र पे, जिसे हम भारत कहते हैं, इस पर लंबे से लंबा चले। 1870 के पूर्व जब अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने लगीं तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को मदद करनी शुरू की। अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने का प्रयास किया और वहीं से उन्होंने ये दो राष्ट्र की बात करनी प्रारंभ की। लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनमानस से राजनीति में प्रभाव बढ़ता गया तो उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया और उसे अपना संबल बनाया। लीग और जिन्ना के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम था कि अंततः ये लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सफल होते हैं। और आखिर इनका बढ़ता प्रभाव बढ़ क्यों रहा था? कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तो कहना भी शुरू कर दिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग देश हैं, उनमें कोई समानता नहीं है और ऐसी सब तरह की बातें जिससे कि दोनों वर्गों के बीच में वैमनस्य बढ़ता जाए। उनके धर्म, उनके आचरण, उनका इतिहास, नियम कानून और उनके अपने नायक, हीरो, ये सब अलग अलग हैं। तो इस विभिन्नता को ज़्यादा हाईलाइट करने का प्रयास जिन्ना ने किया और उसमें काफ़ी सफल भी हुए। दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं और इन सब कारणों से इन्हें बांधा नहीं जा सकता। चाहे धर्म की बात करें, जिन्ना का कहना था धर्म अलग है, आचरण व्यवहार अलग हैं, इतिहास अलग है, इनके नियम कानून भी अलग अलग हैं और जैसा मैंने कहा इन दोनों के धर्मावलंबियों के जो नायक हैं वे भी अलग हैं। जिन्ना यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इतिहास को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की जिसमें वे ये बताने में कुछ हद तक सफल हो रहे थे कि दोनों की सभ्यताएं भी भिन्न हैं और इसलिए इन दोनों को बांधा नहीं जा सकता, एकजुट नहीं रखा जा सकता। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया नहीं होगी। मुसलमानों के लिए इसीलिए अलग देश चाहिए। अर्थात कुल मिला के निष्कर्ष ये कि जिन्ना की भूमिका स्वयं में एक कारण बनती है, जिन्ना के अपनी स्वयं का व्यक्तित्व स्वयं में एक कारण बनता है विभाजन की प्रक्रिया में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को और मजबूत करने में। सावरकर जैसे हिंदूवादियों ने भी हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र माना। तो एक ओर जहां मुस्लिम लीग या मुसलमानों की ओर से जहां मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कह रहे थे कि दोनों सभ्यताएं एक नहीं हैं, वहीं हिंदू विचारधारा में भी कुछ ऐसे लोग थे
जिसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूं, जो गांधी से सहमत नहीं थे, और इनमें सावरकर का नाम सामने आता है, उनका भी मानना था कि ये दोनों राष्ट्र एक नहीं रह सकते। वैसे तो कांग्रेस ने कभी इस विचारधारा का समर्थन नहीं किया, फिर भी स्थितियां ऐसी बदली, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी, मुसलमानों का एक इतना बड़ा तबका जब इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने लगा, तो कांग्रेस के सामने भी कोई चारा नहीं था और भारत का विभाजन अवश्याम्भी घटना हो गई। ये होनी ही थी, अवश्यंभावी घटना मानी गई। विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को भी एक तरीके से खुला समर्थन दिया। वैसे तो 1857 के बाद से ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को दूर रखते हुए हिंदुओं को सामने रखा, और वहीं से हम देखते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच की गहराई बढ़ने की शुरुआत। लेकिन 1910 आते आते मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ साथ अंग्रेज़ों द्वारा ये फूट डालने की नीति, शासन चलाने की नीति, फूट डालते हुए शासन चलाने की नीति बहुत जोर पकड़ लेती है। और अंग्रेज लोग काफ़ी हद तक सफल होते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास की दीवार को और ऊंचा करने में, अविश्वास को बढ़ा देने में। भारत में एक शासक हुए थे फ्रांसीसी क्षेत्र में, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो भारत में फ्रांसीसी क्षेत्र में जो शासक थे डुप्लेक, उन्होंने भी इसी नीति का सहारा लिया था। अंग्रेजों ने इस नीति का और विस्तार और बड़ी कुशलता से पालन किया, डुप्लेक की ही नीति को बढ़ावा दिया, उसको विस्तारित किया, अविश्वास का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों के बीच, और अपने साम्राज्यवादी हित अर्थात कब्जा करने के हित, शोषण के हित को बढ़ाने के लिए यही रास्ता अपनाया कि दो संप्रदायों के बीच में झगड़ा बढ़ाएं। यही रास्ता अपनाया कि कैसे एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के सामने खड़ा किया जाए, विरुद्ध में उसके खड़ा किया जाए, और उसमें अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। यदि हम थोड़ा इतिहास की ओर देखें तो मैंने पूर्व में जिक्र किया है पहले 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और हद तो तब हो गई जब 1935 में अंग्रेज़ों ने एक और अधिनियम लागू हुआ और उस अधिनियम के तहत मुसलमानों के मध्य समानता का सिद्धांत, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तथा कांग्रेस एवं मुसलमानों के मध्य थ्योरी ऑफ पैरिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की, और ऐसा करते हुए मुस्लिम लीग को काफ़ी उन्होंने अपना वरद हस्त दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी फूट डालो और राज करो ये नीति के अलावा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की सारी हद पार कर दी, और जिसे हम अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पैरिटी, उसके तहत मुस्लिम लीग को उन्होंने काफ़ी हवा दी। भारतीय राजनीति, उसमें धर्म और राजनीति का जिस तरीके से सम्मिश्रण किया गया,
उससे हिंदू मुसलमानों के मध्य उसने आशंका को बढ़ा दिया। मैं फिर से दोहराऊं, ये बहुत अहम वाक्य है। राजनीति में धर्म और राजनीति को जिस तरीके से मिलाया गया, जिस तरीके से दोनों का एक दूसरे में समावेश किया गया, धर्म बनाम राजनीति, तो उससे भी काफ़ी कुछ सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। मैंने पहले आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस के द्वारा प्रतिपादित संचालित कुछ घटनाएं जाने अनजाने में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दी। उसके पीछे मकसद हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि मुसलमान पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के द्वारा की गई इन गतिविधियों को भी अविश्वास की नज़र से देखा और ऐसा मानने लगे कि धर्म में राजनीति को डालने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस के जो शुरू के नेताओं की यदि मैं बात करूं 1885 के आसपास, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बहुत बल दिया था। एक शब्द था धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। लेकिन बाद में अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने कुछ ऐसे प्रयास किए राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर के तहत जिसे मुसलमानों ने शंका की दृष्टि से देखा। इन लोगों ने राष्ट्रवाद को एक तरीके से धार्मिक रूप देने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कई धार्मिक पर्व इन्होंने मनाए, जिसमें राखी था, गणेश चतुर्थी भी था शामिल, और इस सब की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने, गणेश चतुर्थी की शुरुआत 1896 में उन्होंने की। मकसद उसका कुछ राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय एकता ही था। मकसद उसका राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का था। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमानों का नज़रिया और अंग्रेज़ों के द्वारा मुसलमानों के नज़रिए को प्रभावित करना, इसके परिणाम स्वरूप ये घटनाएं कुछ गलत रूप ले लीं और इन तीन नेताओं द्वारा, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, राष्ट्रवाद को धार्मिक रूप देकर राष्ट्रीय आंदोलन को जो इन्होंने व्यापक करने का प्रयास किया था, वो एक तरीके से इन पर उल्टा बैठ गया। महात्मा गांधी ने तो राम राज्य की कल्पना की थी और राम राज्य की कल्पना पर बल भी दिया था, राम राज्य की स्थापना पर बल भी दिया था। सांप्रदायिकता ने राम राज्य को हिंदू राज्य कहना शुरू कर दिया और मुसलमानों को अलग राज्य बनाने के लिए और प्रेरित कर दिया। तो कहाँ एक और राम राज्य की बात हो रही थी, कहाँ एक और राष्ट्रवाद के बैनर के तहत धार्मिक एकता या धार्मिक रूप को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने की बात हो रही थी, वहीं ये सब घटनाएं एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। इसका उल्टा असर पड़ा और सांप्रदायिक तत्वों ने राम राज्य की भावना को ऐसा मानो ये हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के मन में इससे और शंकाएं पैदा हुई, अविश्वास पैदा हुआ और इस बढ़ती शंकाएं और अविश्वास ने उन्हें विभाजन के लिए और प्रेरित किया। अब हम आते हैं अंतरिम सरकार की बात पर। अंतरिम सरकार का जो अनुभव था, उसके साथ जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता पाने की जो लालसा थी, अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का, उसके बाद जो सैनिक विद्रोह होता है और 1946 में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसकी जो बहुलता होती है, इन सब घटनाओं ने सुनिश्चित कर दिया कि विभाजन अब होकर ही रहेगा।
देखिए, इसमें सैनिक विद्रोह का भी जिक्र है। ये सैनिक विद्रोह 1945-46 में होता है और इसको भी एक तरीके से सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है। साथ ही ऐसा भी दिखने लगा था कि शायद ये अंतरिम सरकार जल्दी से जल्दी अब स्वतंत्रता पाने के लिए ललक रही है। उसके कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन अब स्वतंत्रता की इनको हड़बड़ी है और इसलिए ये लोग शायद अब ये मान के चले हैं कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। और अंतरिम सरकार की स्वयं की जो गतिविधियां थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस शामिल थे, मुस्लिम लीग के द्वारा जिस तरीके से अविश्वास पूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा था, सांप्रदायिकता को कुचलने के बदले उसको जहां हवा दी जा रही थी, तो इन सब ने सुनिश्चित कर दिया, इन सब ने ये निश्चित कर दिया कि अब विभाजन होकर रहेगा। भारत का विभाजन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब कोई चारा नहीं। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्या? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ऐसी जगह पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आके खड़ा हो गया था कि जहां से अब वापस लौटना मुश्किल था। अब यह संभव ही नहीं था कि विभाजन को टाल दिया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। विभाजन की आधिकारिक प्रक्रिया की शुरुआत मैंने आपको बताया माउंटबेटन प्लान के तहत शुरू होती 3 जून को, और ये माउंटबेटन तत्कालीन भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल थे। इसके अंतर्गत एकीकृत भारत को 2 भागों में विभाजित करना और ऐसा करते हुए पाकिस्तान का अस्तित्व में आना। ये बात तय हो गई कि मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, और मुस्लिम बहुल पश्चिम पाकिस्तान, जो उस समय मूल रूप से पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ब्रिटेन के एक नामी वकील थे जिनका नाम था सर साइरिल रैटक्लिफ। रैटक्लिफ के नेतृत्व में एक दल बनता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा के निर्धारण का कार्य करता है। किनके नेतृत्व में? सर साइरिल रैटक्लिफ, जो वकील थे, उनके नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण का काम होता है। और इसीलिए ये जो लाइन है, जो हमारी सीमा है, ये सीमा जिस लाइन पर है उसे हम कहते हैं रैटक्लिफ लाइन, रैटक्लिफ रेखा। इसका निर्धारण इनके द्वारा होता है और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत बन जाता है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान हो जाता है। तो इस प्रकार विभाजन की मात्र एक घोषणा की जरूरत थी और ब्रिटिश संसद ने जुलाई 18, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते हुए विभाजन के समझौते को अंतिम रूप दे देती है। तो इस प्रकार एक ऑफिशियल सील भारत और पाकिस्तान के विभाजन के मुद्दे पर लग जाती है। तारीख 18 जुलाई 1947, अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के लगभग 25 दिन पूर्व, लगभग 25-28 दिन पूर्व ब्रिटिश संसद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के मुद्दे पर मुहर लगा देती है और विभाजन के समझौते को अंतिम रूप दे देती है, जिसमें रैटक्लिफ लाइन का भी जिक्र है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब का पाकिस्तान में जाने का जिक्र है। विभाजन के समय भारत में जो 565 देशी रियासतें थीं, 565 देशी रियासतें, यानी छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे राजा लोग राज करते थे। यद्यपि वे अंग्रेजी
कंपनी के, अंग्रेजी सरकार के मातहत थे, ब्रिटिश वाइसरॉय के मातहत थे, लेकिन उनकी स्वयं की अपनी सत्ता उस क्षेत्र में बनी हुई थी कुछ समझौते के तहत। ऐसे 565 जो रियासतें थी, क्षेत्र थे, एक तरीके से हम अंग्रेजी में उसे किंगडम कह सकते हैं, तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी गई समझौते में कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, चाहें तो वे पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं, और यदि उनकी इच्छा हो तो एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ये था कुल मिलाकर माउंटबेटन प्लान के तहत होने वाला समझौता, जिसे 18 जुलाई 47 को अंतिम रूप देकर उस पर ब्रिटिश संसद ने हामी भर दी थी। और ये थी संक्षिप्त में प्रक्रिया। एक और जहां ये विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, दूसरी ओर देश के अंदर विभाजन को लेकर सभी तरह का तनाव हो रहा था, और उसी तनाव के तहत सांप्रदायिकता, हिंसा, अत्याचार, लूटपाट और लोगों का पलायन बढ़ते जा रहा था।